हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्य एकेडमी में। वो जो है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं। जो बीपीएससी में सन 1992 से लेकर 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं कराई हुई हैं, उन सारी परीक्षाओं के जीके जीएस हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो जो है 38 बीपीएससी से लेके और 71 जो है बीपीएससी तक इसमें जो है कवर किए गए हैं। ये जो है बिल्कुल नई बुक है 2026 की, उसी से हम जो है पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल पे, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को साक्य एकेडमी को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जो है हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें, तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है देख सकें। हम ये पूरी कंप्लीट ये बुक पढ़ाएंगे पूरी जो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम जो है फर्स्ट क्लास में हमने 17 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और जो है डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। डिटेल व्याख्या के साथ इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हम पढ़ा सकते थे, जो कि बहुत जल्दी जो है ये बुक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो व्याख्या से क्या होगा कि और भी क्वेश्चन हमारे के जो है कंप्लीट हो जाएंगे जो है आपके। तो आप जैसे-जैसे अगर व्याख्या पढ़ते जाएँगे तो व्याख्या से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो है चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो 18th नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ये कहा गया है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? यानी कि मूल जो है उसकी बोधि वृक्ष की बात की जाती है। बात ये है कि मूल जो बोधि वृक्ष था वो 17वीं शताब्दी में जो है सम्राट शशांक था, उसने कर दिया था नष्ट। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें से कोई आंसर वैसे सही नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए उस मूल वृक्ष के बाद की अगर बात करी जाए कि उस मूल वृक्ष को जो है छोड़ के अगर कौन-सी पीढ़ी की बात की जाए, तो ये 5वाँ होगा, 5वीं पीढ़ी का, क्योंकि एक के बाद एक वृक्ष लगे लगे, लेकिन वो स्वतः ही नष्ट होते चले गए, धीरे-धीरे करके वो 5 वृक्ष हैं, 5वीं पीढ़ी का गया। लेकिन जो मूल वृक्ष था, वो उस पीढ़ी का पूछ रहा है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो इसलिए इस पे जो है स्टार का जो है स्टार लगा हुआ है। चलिए हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन-त्सांग के अनुसार वह मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। देखो जो हमने बताया तो वही बात कहा गया कि वृक्ष को जो है जो 7वीं शताब्दी सॉरी 17वीं हमने बताया तो वो गलत बताया, 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने क्या किया, नष्ट कर दिया था। मूल वृक्ष जो था, मूल वृक्ष को जो है शशांक जो सम्राट हुआ उसने जो है 7वीं शताब्दी में क्या किया, इस मूल वृक्ष को नष्ट कर दिया था। इसके बाद जो है कई वृक्ष जो है रोपित हुए। क्या हुआ, इसके बाद जो है कई जो है इस स्थान पे कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान में जो वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं, वो है 5वीं पीढ़ी का है। अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वो किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का जो है वृक्ष है, जिसे किसने अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसकी गिरी हुई पत्तियों को ही हमें छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य जो है तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार जो है किसने? सम्राट अशोक, किसने? इस वृक्ष को जो है क्रमशः 2 बार किसने? सम्राट अशोक, एक बार जो है पुष्यमित्र शुंग, एक बार जो है पूर्व बर्मा तथा अंत में जो है किसने? कनिंघम द्वारा जो है लगवाया गया। कुछ जो है बताया जा रहा है कि अन्य तथ्यों के अनुसार कहा जाता है कि जो यह जो वृक्ष अभी वर्तमान में है, इसको जो है 2 बार जो है सम्राट अशोक ने जो है किसने? 2 बार सम्राट अशोक और एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार जो है पूर्व बर्मा तथा जो है किसने? कनिंघम द्वारा इसको लगवाया गया है। अतः यह जो है छठी पीढ़ी का वृक्ष है, सॉरी छठी पीढ़ी का। अभी की जो बात करी है छठी का, तो इसमें जो है चतुर्थ दिया है। ऑप्शन में कौन-कौन से था? तृतीय था, चतुर्थ था, पंचम था,
सिस्टम था। तो ये कहा गया कि ये छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो बिहार जो है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी को बताया गया है। लेकिन जो बिहार सरकार की जो है पर्यटन विभाग है, तो उसने जो है इसको अपनी वेबसाइट पे 5वीं पीढ़ी का जो है बताया है। तो इसका क्या है कि तथ्यों में इसका जो है विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किसने कर दिया? बीपीएससी ने। क्योंकि अभी जो क्रम देखा जाए तो मूल वृक्ष को जो है सम्राट शशांक ने इसको जो है, जो बोधिगया जो बोधि वृक्ष था उसको नष्ट कर दिया था। तो उसके बाद जो है एक के बाद एक वृक्ष लगते रहे और वो जो है नष्ट हो गए। तो वह 5वीं पीढ़ी का अभी जो वर्तमान कुछ लोग कहते हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, लेकिन जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम लगवाया गया था, जो पूरी तरह संरक्षित है। लेकिन कुछ जो है तथ्य के अनुसार ये कहा गया है कि इस वृक्ष को जो है 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व बर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया, जो कि ये छठी पीढ़ी का वृक्ष है। और बिहार सरकार की जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है, उसपे जो है 5वीं पीढ़ी का जो है इस वृक्ष को बताया गया है। तो इस पे विवाद है ये इस प्रश्न पे, तो इसलिए इसको जो है बीपीएससी ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी कि इसको सब कॉमन नंबर इस क्वेश्चन पे सबको मिले। लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी था, हम लोगों को जो है इसके बारे में जानना ज़रूरी था, व्याख्या से हमें पता चल पाया था। वैसे हम लोग इसको प्रश्न के बारे में नहीं जान पाते अगर व्याख्या नहीं करते। चलिए हम लोग जो है 19वाँ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वाँ, चलिए देखते हैं। 19वाँ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चीनी यात्री सुंग युन, जो चीनी यात्री सुंग युन जो है भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 518 से 515 से 520 ईस्वी के बीच में की थी। जो चीनी यात्री सुंग युन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी? तो हम व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री सुंगम जो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के साथ चीन लौटा था। तो चीनी यात्री जो सुंग युन था, इसने भारत की यात्रा की। ये जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के समय हुआ। किसके समय? कनिष्क के समय में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी जो है पूजा की जाने लगी। इसी के साथ जो है अनेक बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हुई। इसी के साथ में क्या हुआ कि अनेक जो है बोधिसत्वों की पूजा है, इसके साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हुई। कहा गया है कि क्वेश्चन कहा था कि गौतम बुद्ध जो है हाँ, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला था? हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट जो है एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। किस शाखा में? महायान शाखा में। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था। उनकी पूजा की जाने लगी। इसके जो है इनके जो है साथ अनेक जो है बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 21वां। चलिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्करण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया है। हाँ, वे शिक्षक जिनसे जो है बुद्ध ने महाविनिष्करण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया, तो कौन थे? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुरम। कौन थे? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुरम। चलिए इसका जो है व्याख्या देखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है व्याख्या इसकी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा। इसकी व्याख्या देखते हैं।
महाबृहस्पति के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे जो है स्पष्ट संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रग्रामपुरम से महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या रहता है 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तप आत्मदमन, जो तप होता है वो आत्मदमन और भोग की अति का जो है परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया। हुआ ये कि जो तप जिसको कहते हैं आत्म का दमन और जो है भोग की अति का जो है परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुकरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं है। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति जो है अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है नालंदा महाविद्यालय का महान केंद्र था। किसका महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ज्ञान का महान केंद्र था, वो किसका था? बौद्ध धर्म का। तो व्याख्या देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी कब? 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है गुप्तों के समय में नालंदा जो विश्वविद्यालय क्या था कि अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम जो है किसने? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा जो है बौद्ध विहार को जो है दान दिया और बाद में जो है बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त और जो है बालादित्य नामक जो है गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म चलो देखते हैं, जैन धर्म देखते हैं क्या कहता है जैन धर्म के बारे में। चलिए हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म जो है क्वेश्चन पहला क्या है जैन धर्म का? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर जो वैशाली के निकट है। कहाँ? वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी जो माता थी उनका नाम त्रसला वैशाली के जो लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता जो थे सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। कौन थे? नंदीवर्मन थे। चलिए जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी की देखते हैं आगे और व्याख्या है इसकी। तो चलिए और क्या है, कुछ प्राचीन संस्करण की जो एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जो जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत जो है, कुछ जो है एनसीईआरटी की जो पुरानी में जो है पुस्तकें हैं उसमें जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व जो है बताया गया है। इसी आधार पर जो है अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे क्या है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि जो है वैसे 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में है, जो कि एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर का जन्म 599 ईस्वी में जो है प्रकाशित हो चुका है। चलिए ये भी जो है भ्रम दूर हो गया। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम जो है शिष्य था तो कौन था?
जमाली, जमाली कौन थे? उनके जो है दामाद थे, किसके? महावीर जो है भगवान महावीर के जो है दामाद थे जमाली, वही इनके पहले शिष्य थे। चलिए हम लोग जो है व्याख्या में देखते हैं पूरा डिटेल से, क्या है व्याख्या में। चलिए देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली के से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य था, क्या था? प्रथम शिष्य बन गए थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो है मोक्ष स्थान कहाँ गया? तो इनका मोक्ष स्थान पावापुरी था। कहाँ था? पावापुरी में था। इसकी व्याख्या हम लोग जो है देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में जो है अपने शरीर को त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के जो प्रवर्तक के रूप में जो है बात की जाए तो कौन थे? आदिनाथ या ऋषभ देव का नाम आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चौथा है। भगवान महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। किसमें हुई थी? पावापुरी में। अभी हम लोगों ने जो ऊपर क्वेश्चन व्याख्या देखी है, यही व्याख्या है जो हम लोगों ने देखी है ऊपर व्याख्या। एक क्वेश्चन की व्याख्या हो जाएगी। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनको मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। मृत्यु को ही जो है जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। बिहार राज्य में जो है नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर जो है त्याग दिया और जो है जैन धर्म के है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, पांचवें प्रश्न की तरफ। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन है? 14 पूर्व। कौन? 14 पूर्व। 14 पूर्व जो पुण्य प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद जो है राजा के समय, किस समय? अंतिम राजा के समय। एक मिनट क्या हो गया? एक मिनट, चलिए हम लोग जो है दोबारा से एक बार देख लेते हैं, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन हम लोग दोबारा से। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा है? 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व। 14 पूर्व पुण्य प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में से जो है संभूत विजय तथा भद्रवायु संघ के मध्य थे। भद्रवाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले पहले अंतिम व्यक्ति थे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं छठवां। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए हम लोग जो है देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए छठवें क्वेश्चन की हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म में जो है मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं। सटीक ज्ञान जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन, तथा सटीक क्रिया जिसको सम्यक चरित्र कहा जाता है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्या है क्वेश्चन? आजीवक, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मक्खल गोसाल। कौन थे? मक्खल गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खल जो है गोसाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या जो है सातवें क्वेश्चन की देखते हैं।
मक्खल जो है गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत जो है नंदवंश एवं किस संकिच नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खल पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। उनका जो है उसका जो है अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीविक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस जो है संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई है, अतः उन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 8वें क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। किसका जो है? पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में ईस्वी में हुआ था, जिनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन, इसका देखते हैं। चलिए ये क्या कहता है 9वां क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो था खारवेल। किसका? खारवेल। जैन धर्म के प्रति जो है निम्नलिखित राजाओं में दशरथ और बृहद्रथ जो खारवेल थे, हुविष्क थे, इसमें जो है खारवेल थे, इनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए व्याख्या देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल। किसका? कलिंग का जो है चेदी वंशीय शासक थे खारवेल। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। जो हाथी गुफा जो है अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। चलिए हम लोग जो है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन और उसकी व्याख्या सहित देखेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्थान जहाँ महावीर ने पूरा अध्यात्म में ज्ञान, कैवल्य ज्ञान जो है प्राप्त किया था, वो कौन था? जृंभिग्राम। कौन था? जृंभिग्राम। कुंडलग्राम, वैशालीग्राम, गया और जृंभिग्राम। तो इसमें कौन था? जृंभिग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिग्राम के जो है समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वे केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन या जिन कहलाए। अगला जो है हमारा धर्म आता है शैव तथा भागवत धर्म। शैव तथा भागवत धर्म। चलिए शैव तथा भागवत धर्म का जो है हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी थी? गुप्त की। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो थी गुप्त की। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं सबसे पहले। चलिए भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का जो वाहन था वो गरुड़ गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। अगला जो है क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किसमें? उत्तर वैदिक काल। जो नाथपंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में।
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हो गया। चलिए, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने साधारण तर्क जो है वितर्क का सहारा लेकर रूढ़वादी धर्म में के कर्म कांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का जो है समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो है अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला जो है हमारा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दिशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हम लोग जो है राजनीतिक दशा के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग जो है देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के जो है संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु। इसमें जो है प्रश्न में नहीं है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु। व्याख्या देखते हैं। उदयन, इसमें ऑप्शन में उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है, महापद्मानंद है, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए जो है इसमें जो है सबको कॉमन नंबर दिए होंगे बीपीएससी ने इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर करना पड़ा होगा, क्योंकि इसमें त्रुटि या तो इसमें त्रुटि होगी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है। किसको माना है? विकल्प ए को, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सही बात है, क्योंकि उदयन कैसे हो सकता है भाई? पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है पाटल ग्राम में एक किला बनाकर की थी, और उदयन ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इसलिए जो है ये क्वेश्चन हो गया गलत। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पाटलिपुत्र को जो है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो अभी ऊपर दिया गया था। सर्वप्रथम जो है उदयन ने जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी, जो कि हम लोगों को, इसलिए इसमें भी ये प्रश्न भी इसमें इस हिसाब से गलत हो गया। इसलिए जो है ये जो पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक के बारे में, जिसमें जो है बीपीएससी ने उदयन माना है, तो या तो हम लोग जो है उदयन को माने कि चले। लेकिन बात ये है कि अगर जो है प्रश्न को देखा जाए तो जो है अजातशत्रु ने इसकी नींव डाली थी। जब नींव डाली है तो जो है संस्थापक अजातशत्रु को मानना चाहिए। लेकिन जो है उदयन ने जो है इसकी मगध की जो है साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको बनाया। अब दोनों में विवाद है, अब आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने जो है इसका आंसर उदयन माना है पाटलिपुत्र के जो संस्थापक के बारे में। वैसे नीम तो जो है अभी इसमें व्याख्या में ही दिया गया है। नीम जो है किसने रखी थी? अजातशत्रु ने एक किला बनाकर की थी, हैं? और पाटलिपुत्र की जो है अगर ये कहा जाए पाटलिपुत्र शासन के सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाया था, तो राजधानी उदयन ने बनाई थी। सर्वप्रथम उदयन ने बनाई थी। तो ये कहा जा सकता है। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, क्या ही बताएं। विवाद है। अगर बीपीएससी ने माना है तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग मान लीजिए उदयन ही। अगर जो वैसे अजातशत्रु है नहीं, वैसे अजातशत्रु ही राइट आंसर सही होना चाहिए ज्यादातर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने की थी? उदयन ने। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन 4th है। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? अजातशत्रु। देखो है, अब यही आंसर बीपीएससी ने सी मान लिया है।
है। इसमें से सुनाग उदयन भी दिया, देखो जब उदय अजातशत्रु उदयन दोनों दिया है, तो अब जो है इसमें देखो बात आ गई है। अब जो है ज्यादातर जो है आंसर किसका होना चाहिए, अजातशत्रु। जब उदयन और अजातशत्रु दोनों दिए हों तो जो है निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था, अजातशत्रु, क्योंकि इसी ने अजातशत्रु ने जो है नींव रखी थी, इसलिए जो है अजातशत्रु ही सही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन जो है, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन ने किया था। अभी हम लोगों ने देखा था। देखिए हमारा हम व्याख्या पढ़ने से कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है, सबसे व्याख्या इसीलिए सबसे जरूरी होती है व्याख्या। इसीलिए जो बीपीएससी पूर्व आप लोग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जो है आप ये कर लेते हैं तो आप समझिए कितना जो है आपको जो है बेनिफिट होगा, कितना ज्यादा। आप समझिए कितने क्वेश्चन क्लियर होते चले जाते हैं व्याख्या से ही। छठा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। जो प्राचीन काल में गंगा का जो क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र था वो मगध था। क्या था, मगध। देखते हैं पहला क्या है, अनर्थ है, तक्षशिला है, चोल है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए व्याख्या देखते हैं, इससे पता चलेगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था मगध के नाम से जाना जाता था। ये देखिए मिल गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था वो मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला जो है सिंध और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल जो है गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। किसके दक्षिण में। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। चलिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 7वां क्वेश्चन जो है, प्रथम मगध जो है साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, राजा बिंबिसार। लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वह हर्यक वंश का जो है क्या था, संस्थापक था। मगध का जो है उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। किसकी वंश की, हर्यक वंश की। बिंबिसार ने प्राचीन बिहार में जो है बिहार से जो है हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग जो है 544 से 492 ईस्वी पूर्व के मध्य था। वह हर्यक वंश से जो है संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि मगध की जो है राजधानी राजगिरह का जो प्राकृत नाम क्या था। क्या था, राजगिरह। राजगिरह का जो प्राकृत नाम क्या था, राजगिरह था। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। हाँ पहले इसकी व्याख्या और है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, मगध की राजधानी राजगिरह का जो है प्राकृतिक नाम राजगिरह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर जो है शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां। इसमें क्या गया है, इसमें मिलान करने को बोला गया है। क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में क्या है, महाजनपद दिए गए हैं और दूसरे में महाजनपदों की जो है राजधानियां दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुशीनारा। क्या थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। और अंग जो है महाजनपद की जो है राजधानी क्या थी, चंपा। अंग की क्या थी, चंपा। और गांधार की क्या थी, तक्षशिला। कौन सी थी, तक्षशिला।
गांधार जो है महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी थी। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। गांधार जो है महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तो हम लोगों ने जो है मिलान देख लिए हैं। मल्ल की जो है कुशीनारा, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स किसकी थी? कौशाम्बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के द्वारा। जो गणतंत्र जो है, विश्व का पहला गणतंत्र जो था वैशाली में, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। छठी सदी ईसवी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो वैशाली में थी। किसमें थी? वैशाली में। वस्तुतः जो है छठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक जो है शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। कितने? 8 राज्यों में, जिसमें जो है वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन थे? सर्वाधिक लिच्छवी सर्वशक्तिशाली थे। बज्जी में 8 राज्यों का एक संघ था। 8 राज्य मिलके एक जो है संघ को बनाते थे। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था वो जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये थी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। ये जो है ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। जो हम लोगों ने अभी व्याख्या ऊपर पढ़ी थी वही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी किसकी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिर ब्रिज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला जो है क्वेश्चन की हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर जो है इसकी व्याख्या देखी थी। कौन थी? मगध की राजधानी थी राजगृह या गिर ब्रज। ये इसकी व्याख्या भी थी, हम लोगों ने जो है अभी पढ़ा था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो कौन सा? बृहद राजवंश। मगध पे प्रथम जो है शासन करने वाला राजवंश कौन था? बृहद्रथ जो वंश था। इसके वंश के पहले राजा बृहद्रथ जो है का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? बिंबिसार। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला जो है क्वेश्चन कौन था? 15वां। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था किस वंश के था? हर्यक वंश। किसका था? हर्यक वंश का। चलिए देखते हैं।
अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध का जो शासक था कौन? अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता एवं हर्यक जो वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन जो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से जो है भिन्न ने कर दी थी। हुआ ये, जो मगध का शासक अजातशत्रु था ये 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक ही रहा। इसने अपने पिता एवं जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की जो है इसने क्या किया, हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, करके जो है ये राजगद्दी पे बैठा था। और इस अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, जो कि जो है कौशाम्बी के वंश का राजा उदयन से जो है भिन्न था कि इसने कर दी थी। अगला क्वेश्चन है 16वां, इसमें है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें सूची है? अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चलिए क्वेश्चन जो है देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं 16 महाजनपदों की। सबसे पहले जो है बौद्ध ग्रंथ अगोत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूचियां उपलब्ध है। ये हैं कौन कौन? पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा है बज्जी, छठी है मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार एवं जो है कम्बोज। यह इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो था कौन था? अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ था? दक्षिण भारत में स्थित था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ और दिया है देख लेते हैं। जैन ग्रंथ जो है ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां 16 महाजनपदों के नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो क्या भिन्नता पाई जाती है देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो था वो कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था प्रद्योत। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता जो है से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक जो है मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन है 18वां। मगध शासक बिंबिसार का जो है चिकित्सक कौन था? कौन था? जीवक। मगध जो शासक जो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। इसकी जो है व्याख्या है, मगध जो है के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने जो है मगध पर शासन किया था। नंद वंश के बाद किसने शासन किया था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पे मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध के नंद वंश की स्थापना जो है शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जो है जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासक स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कंड, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही उत्तर का विकल्प ही है मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। कलिंग नरेश जो है खारवेल का संबंध किससे था?
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए हम लोग जो है देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है कौन था? खारवेल हुआ। कौन हुआ? खारवेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? हाथी गुफा लेक के साथ। किसके साथ? हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है खारवेल का जो है नाम जुड़ा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा के होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसलिए 20वें क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? जो कलिंग नरेश जो है खारवेल का जो संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश और दूसरा जो है चेदी वंश भी हो जाएगा। कौन सा? गड़बड़ हो जाता है, एक मिनट। हाँ, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश का 20वें क्वेश्चन जो है जो है कलिंग नरेश महामेघवाहन का संबंध महामेघवाहन वंश और चेदी वंश से था। ये जो है दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी एक से अधिक आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, राजा खारवेल का जो है नाम जो है नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा लेक से। हाथी गुफा लेक से जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। चलिए व्याख्या हम लोग जो है देख लेते हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अगला जो है क्वेश्चन जो है कौन सा है? 12वां क्वेश्चन। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? बराबर जो पर्वत श्रृंखला जो है स्थित है, गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? किसके द्वारा विजित की थी? बराबर जो पर्वत श्रृंखला स्थित जो है गोरखगिरी किसके द्वारा जो है विजित की थी? ये खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश जो है मेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें? महाराजा शब्द का जो है प्रथम बार जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? खारवेल जो है खारवेल से, चेदी वंश के जो है। एक बार व्याख्या हम लोग फिर से देख लेते हैं। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। उसके बाद खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का जो है उल्लेख किया गया बराबर पर्वत श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है 30वां। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। इसकी व्याख्या क्या है? दक्षिण बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का जो है प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। क्या होता है? मालिनी। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
हाँ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है यूनानी आक्रमण देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनानी आक्रमण। चलिए यूनानी आक्रमण के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के जो है समकालीन था? तो कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। क्या बताता है? बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाला उसका सेनापति था। क्या था? सेनापति था। जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताता था, और जो है भद्रशाल उसका सेनापति था। चलिए मौर्य साम्राज्य हम लोग ये देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है जो है सेंड्रोकोटस के जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? जो सेंड्रोकोटस है उसने जो है मौर्य वंश की पहचान किससे की है? विलियम जोन्स से। किससे की है? विलियम जोन्स से। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या एंड्रो एंड्रोटस के रूप में, जबकि जस्टिन ने स्ट्रैबो, एरियन ने सेंड्रोटस या सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की जो है भेंट का उल्लेख किया है। इसको जो है हम लोग एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स जो है पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिस स्ट्रैबो तथा एरियन ने सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और जो है सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। किसने? प्लूटार्क तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान की जो है भेंट का भी उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो देखते हैं। दूसरा है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या कहती है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। किससे? ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवद्ध किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी व्याख्या पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासक में होती है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा सब पहला सम्राट था जिसने जो है बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका जो है विस्तार जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके जो है साम्राज्य की सीमा जो है ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवद्ध किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश से क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय जो है
321 से 184 ईस्वी पूर्व था। इसके बाद जो है कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। अगला क्वेश्चन हमारा जो है चौथा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने? कहा गया है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन था राजा? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत जिसे दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम विजय की स्तुति करते हैं। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, जिसके ग्रंथ की चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? विशाखदत्त। कौन सा? विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत में मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य जो है नाम नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडी राज ने जो है मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। किसने? 18वीं शताब्दी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पे भी टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो छठवें क्वेश्चन की हम लोग जो है व्याख्या देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन की मेघस्था है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराखोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला जो है क्वेश्चन है सातवां, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? चलिए इस क्वेश्चन को पूरे जो है देखते हैं। हाँ, कितने? 7 श्रेणियों। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है किसमें? इंडिका में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किस किस में? चलिए देखते हैं। पहला जो है कौन? दार्शनिक। दूसरे कृषक। तीसरा पशुपालक। चौथे शिल्पकार और जो है व्यवसायी। पांचवें योद्धा। छठे निरीक्षक के रूप में जो है, तथा सातवां जो है मंत्री एवं उपदेशक जो है के रूप में इसने विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने के उल्लेख नहीं करता है। जो मेगास्थनीज था उसने जो है भारतीय समाज की जो 7 श्रेणियां बताई थी उसमें उसने कहा कि भारत में जो है मौर्य काल के समय दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, यानी किसी प्रकार का किसी को दास नहीं बनाया जाता था। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अगला क्वेश्चन है 8वां, वह स्रोत जिसने में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो कौन सा है? इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी किस जो है उसमें मिलती है ग्रंथ में, तो इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है उल्लेख किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमाई कहलाता है। क्या कहता? एस्टिनोमाई कहता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या किया है? मिलान बताया गया है कि मिलान करिए। तो चलिए जो है इसमें देखते हैं। पहला है घटना स्थान और उससे संबंधित व्यक्ति। तो जो चोल संगम झील है वो किससे संबंधित है? चोल संबंधित जो है झील है वो है राजेंद्र प्रथम से। चोल संगम झील जो है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। और वहीं धर्म महामात्र की जो नियुक्ति है वो अशोक के से संबंधित है। किससे? धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने शुरू की थी? सम्राट अशोक ने। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो है धर्म महामात्र की नियुक्ति की शुरुआत की थी। प्रयाग की जो सभा जो है किससे संबंधित है? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने प्रयाग की सभा आयोजित की थी। सुदर्शन झील जो है किसने इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया था। तो चोल संगम झील की जो है स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने चोल संगम झील का निर्माण कराया था। और धर्म महामात्र की नियुक्ति जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो है धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। प्रयाग की जो सभा है वो हर्षवर्धन ने जो है आयोजित की थी। और सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है अभिलेख। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिलेख जो है जिससे जो है प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि 150 ईस्वी पूर्व के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक ने गवर्नर यवनराज जो है जो थे तुषास्प ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को अनार तथा सौराष्ट्र कहा गया है। इसमें जो है पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। कहा गया है कि 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल जो है पुष्पगुप्त ने जो है वहां जो है सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज तो शास्प ने इस जलाशय के साथ जो है नहरें बनवाई। इस प्रांत को जो है अनर्त जो है तथा सौराष्ट्र कहा गया। इसके पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है? 11वां। तो चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है 13वां जो बृहद शिलालेख था उससे प्राप्त होता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन में मास्की है, रुद्रदामन है, जूनागढ़ है, हाथी गुफा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर ई होगा सही। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा का प्रस्तुत है। जो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो चेदी राजा जो है खारवेल की आत्मकथा प्रस्तुत करती है। यह गुफा जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 12वां। ये क्या कहता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था। चलिए देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो था श्रीलंका। अशोक के जो है सम्मिलित नहीं था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्ययुक्त, केरल युक्त एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है? 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किसमें? भाब्रू स्तंभ जो था, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो है स्वयं को मगध का जो है सम्राट बताया था। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भाब्रू जो बैराट, कौन? भाब्रू बैराट शिलालेख ने अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था, जिसमें प्रियदर्शी लाजा मागधे संघे अभिवादेतुना आहा अपाबा धातम चा, यही अभिलेख अशोक का जो है बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां। अशोक ने धम्म का जो है मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म का जो है मूल संदेश क्या था? तो नैतिक जो है संहिता थी, नैतिकता को अपनाना, जो कि अशोक के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे थे। तो चलिए हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचेते माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना, इस प्रकार के अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सब जो है बारे में थी। तो यानी कि उत्तर कौन सा था होगा? ई सही होगा, यानी कि सभी इसके सही है, एक से अधिक। अगला जो है क्वेश्चन हमारा है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो है अपने अभिलेखों में किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया है कि उसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक को। अगला 16वां क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? वो प्राकृत भाषा थी। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो है प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया था। व्याख्या देखते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं। तो व्याख्या क्या कहती है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला है शाहाबादगढ़ी मानेसरा, दूसरा है मानेसरा, तीसरा है कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा है धौली, छठा है जौगढ़, सातवां है इरगुड़ी और आठवां है सोपारा। आठवां कौन सा है? सोपारा। अशोक के अधिकांश शिलालेख किसके हैं? प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख जो है साहबजादगढ़ी और मानेसरा जो है किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। बाकी जो है किस में है? 2 जो है ब्राह्मी लिपि ना होकर किस में है? खरोष्टी लिपि में। शाहबाजगढ़ी और एवं मानसेहरा, जो शाहजाबगढ़ी एवं मानसेहरा लिपि है ये ब्राह्मी की ना होकर खरोष्टी लिपि में दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्याख्या क्या कहती है? तक्षशिला से मारमेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरोमेई लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक प्रस्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
अगला जो है 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अशोक के जो स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी है? ब्राह्मी। अशोक के स्तंभ पर जो है कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। 8वां क्वेश्चन है प्राचीन 18वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि को दाएं से बाईं ओर यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खरोष्टी लिपि 18वें क्वेश्चन की व्याख्या क्या कहता है? प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप को 1835 में और ग्रोटेफेंड को 1836 में, लेसेन को 1838 में आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। किसकी थी? उत्तर पश्चिम भारत की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? अभी हम लोगों ने देखा था। 20वां क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने इनके द्वारा पढ़ा गया था? किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। व्याख्या देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि अशोक के जो अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है 21वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अभी हम लोग देख चुके हैं। जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है 22वां देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंश शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को है आंसर सही मान लिया गया। अगला क्वेश्चन 23वां जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो है अंतिम शासक था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा शासक था जिसने बृहद्रथ भारत पर अपना शासक स्थापित किया था। उसने क्या किया था? बृहत्तर जो है भारत पर जो है अपना शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 24वां। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट थे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 25वां। अगला क्वेश्चन हमारा है 25वां क्वेश्चन। क्या कहता है? अशोक की नीति के जो है आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश जो है उचित था। इस तथ्य के किसने जो है विश्वास किया? इस तथ्य पे इससे जो है रोमिला थापर ने किसने? रोमिला थापर ने इस पे विश्वास किया। क्या कहता है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पे जो है विश्वास रोमिला थापर ने किया। हम लोग जो है देखते हैं व्याख्या। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 21वां क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं क्या कहता है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा केंद्र था? तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा है। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। नालंदा बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था।
सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। चलिए मौर्योत्तर काल के प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तर प्राचीन भारत में निम्नलिखित में राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले जो है ये चार दिए गए हैं विकल्प, इन चार विकल्पों में पहला जो है कौन सा आता है? पहले आया है मौर्य वंश, मौर्य के बाद आया है शुंग वंश। कौन सा है? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया कंडव, कंडव के बाद जो है कुषाण वंश आया। तो पहला कौन सा आया? पहला आया मौर्य वंश, पहला जो है मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया कंड वंश, कंड के बाद जो है कुषाण। मौर्य, शुंग, कंड और कुषाण, ये जो है इसका कालानुक्रम हो गया सही। तो अगले क्वेश्चन इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या क्या कहती है? विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 पूर्वी से 184 ईस्वी पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। जो कंडव राजवंश की अवधि लगभग 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। कुषाण साम्राज्य की जो ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना जाता है। अतः विकल्प में प्राचीन भारत के राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहले जो है मौर्य, फिर शुंग, फिर कंडव, फिर कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन जो है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। जो ताम्रपत्र लेख जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा और सुमात्रा से था। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे जो है परम सौगात कहा गया। क्या कहा गया? परम सौगात। किसको? देवपाल को परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो वो कौन था? बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? वो कौन था? बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन कौन सा? चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? मिलान के बारे में। चलिए हम लोग जो चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राचीन भारत की जो है स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है? जो प्राचीन काल के जो स्थल थे उनका मिलान करते हैं वर्तमान में वो किस राज्य से संबंधित थे। तो कड़सुवर्ण जो था, कड़सुवर्ण कहाँ? पश्चिम बंगाल। किससे? कड़सुवर्ण पश्चिम बंगाल में है। प्राचीन स्थल कड़सुवर्ण था वो वर्तमान के पश्चिम बंगाल में है। प्रागज्योतिष जो है वर्तमान में कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। और गिरनार कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और प्रतिष्ठान जो है वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कड़सुवर्ण जो है प्राचीन स्थल था। कड़सुवर्ण जो है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कड़सुवर्ण कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। प्रागज्योतिष जो है प्राचीन समय में जो स्थल था वो वर्तमान में किस राज्य में? असम में।
जो गिरनार प्राचीन काल स्थल था वो वर्तमान में गुजरात में है। प्राचीन स्थल प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की हैं? जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को वर्णन मिलता है? तो गुजरात का जो जूनागढ़ है, गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। हाँ, और कहा गया है कि यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपियों में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी साथियों से जो है रिक्वेस्ट है, जो भी जो है साथी चैनल पे नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मैं जो है वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचे और जो है आप उसे वॉच कर सकें। तो कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट भी करें।